आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली नंबर 1 कक्षा 10। प्रश्नावली नंबर 1 का नाम है अपने वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में अपन आगे पढ़ के आए हैं कक्षा 9 में। अब प्रश्नावली नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। वहां लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अपने को इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहली संख्या अपने को दे रखी है 140। तो 140 का अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले अपन इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक आ रहा है 0। तो 0 के अंदर अपना जिस किसी का भी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। तो इसको सबसे पहले 2 से विभाजित करवा देते हैं। 2 से विभाजित करवाने पे ये आ रहा है 70। अब 70 को वापस 2 से विभाजित करवाएंगे तो ये कितना आएगा 35। अब 35 के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है, 5 का जाएगा। तो 5 का देंगे तो ये कितने बार जाएगा 7 बार। और अपने को पता है 7 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 7 को 7 से ही डिवाइड करवाया जाएगा। इस प्रकार अपने पहले का आंसर क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये अपना पहला क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। फिर अपन बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन। अपना दूसरा क्वेश्चन है 156। तो 156 का अपने को क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करवाएंगे इसको। ये जाएगा 78 टाइम। अब 78 को अपन डिवाइड करवाएंगे तो 2 की टेबल से इसको डिवाइड कराया तो 39 टाइम। अब 39 आ गया है तो पीछे इकाई अंक आ रहा है अपने 9। तो सीधी सी बात है कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा ये। तो फिर अपन 3 का नियम पढ़ चुके हैं कि भाई यदि किसी संख्याओं के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो अंकों का योग कर लेते हैं। 9 और 3 होते हैं 12। 12 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 से अपन इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये 13 बार डिवाइड हो जाता है। और अपने को पता है 13 एक खुद अभाज्य संख्या है। तो 13 को 13 से डिवाइड कराएंगे तो 1 टाइम। तो इस प्रकार अपना इसका भी अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो जाता है। अब अपन बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अपना तीसरा क्वेश्चन है 3825। तो इसका इकाई अंक अपने को दिखाई दे रहा है 5। तो ये 2 से डिवाइड तो नहीं होगा तो 3 का नियम इसमें देखते हैं। तो देखो अंकों के योग करते हैं। 5 और 2 7, 7 8 15, 15 3 18। 18 के अंदर 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 से इसको डिवाइड करवाते हैं तो 3 में 3 का भाग 1 बार। 8 में जाएगा 2 बार। बच गए अपने पास 2, 2 और 2 हो गए 22। 22 में जाएगा 7 बार। अब 1 बचा, 1 और 5 हो गए 15। 3 की टेबल से 15 को डिवाइड किया तो ये हो गया 5 बार। अब अपन वापस इसमें 3 का भाग देने का प्रयास करते हैं। तो पहले देख लेते हैं 5 और 7 12, 12 3 15, 15 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो ये 4 बार गया, 2 बार और ये 5 बार। अब इनके अंकों का योग हो रहा है 11। तो 11 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। तो अपन कहेंगे इसको 5 से डिवाइड। तो 5 से डिवाइड करवाते हैं तो ये होगा 8 टाइम। वापस 2 बचे, 25 हो गया। 25 में अपने 5 टाइम तो 85। अब 85 को भी अपन 5 से डिवाइड करवाएंगे तो ये होगा 17 टाइम। अब 17 के अंदर 17 से डिवाइड करवाना पड़ेगा क्योंकि 17 खुद एक अभाज्य संख्या है तो ये 1 टाइम जाएगा। तो इस प्रकार अपना इसका भी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब अपना क्वेश्चन नंबर जो 4th है उसमें अपने को दे रखा है 5005। इसको सोल्व करना है तो इकाई अंक अपने को 5 दिखाई दे रहा है। 2 से डिवाइड हो नहीं रहा है, 3 से डिवाइड हो नहीं रहा है तो 5 से अपन इसको डिवाइड कराते हैं। तो 5 से डिवाइड कराने पे आता है अपने पास 1001। अब वापस ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 7 से डिवाइड करवाएंगे क्योंकि अगली अभाज्य संख्या अपने 7। तो 7 से डिवाइड कराया तो ये 1 टाइम, 4 टाइम और अपने 3 टाइम। अब 143 आ गया। अब 143 7 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है तो 7 से नहीं हो रहा है तो अपन 11 से डिवाइड कराएंगे। ये 1 टाइम और ये 13 टाइम। और अपने को पता है 13 खुद एक अभाज्य संख्या है। 13 को 13 से कराएंगे तो ये 1 टाइम। अपने पास आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो अपना इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर अपना 5th। और 5th क्वेश्चन में अपने दे रखा है 7429। इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे तो 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है। ऐसे अपन देखेंगे तो 5 का ही नहीं जा रहा है, 7 का भी नहीं जा रहा है। तो अपने अगले ऐसे आगे से आगे संख्या देखते जाएंगे तो इसमें 17 का भाग पूरा जाएगा। और 17 का भाग जाएगा अपने पास
437 बार। अब 437 के अंदर 17 का भाग नहीं जाता, तो इससे अगली वाली अभाज्य संख्या होती है 19। तो 19 से इसको डिवाइड करवाएंगे तो ये जाएगा 23 टाइम। अब अपने को पता है 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें 23 का ही भाग जाएगा। तो अपने इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 17 इंटू 19 इंटू 23। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अपना बोल रहा है पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो कहने का मतलब है अपने को जो संख्या दे रखी है उनका अपने को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और उनके बाद उसकी सत्यता की भी जांच करनी है। तो सबसे पहले अपन इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से पूछा है इसने, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन सोल्व करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन 26 और यहाँ लिख लेते हैं 91। अब 26 को अपन 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये 13 टाइम, और अपने को पता है 13 ये 13 में 13 का भाग एक बार ही जाता है। अब 91 में न तो 2 का भाग जा रहा है, न 3 का जा रहा है, न 5 का जा रहा है, सीधा 7 का जा रहा है। तो 7 से अपन इसको डिवाइड कराएंगे तो 13 टाइम, और ये भी वापस कितने बार जाएगा 13 टाइम। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अपने पास 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 2 इंटू 13, और 91 का कितना आ गया 7 इंटू 13। अब सबसे पहले अपन एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करने का तरीका यही है कि किसी भी गुणनखंड के अंदर जिसकी घात ज्यादा हो उसको अपन लेते हैं। तो देखो इधर 2 आ रहा है तो ये 2 ले लिया, इधर 7 आ रहा है तो ये 7 को ले लिया, और ये 13 और 13 कॉमन आ रहा है तो 13। इन सबको अपन मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आता है 82। अब एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ का मतलब है जो दोनों अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन आ रहा है वो उसका एचसीएफ है। तो देखो 13 इसमें भी आ रहा है, 13 इसमें भी आ रहा है, तो अपना एचसीएफ कितना आ गया 13। अब अपने को बोल रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो दो संख्याओं को, पहली संख्या को मैं ए मान लेता हूं, दूसरी को बी, और वो किसके बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो पहली संख्या अपनी ए की जगह कितना है 26 और बी की जगह कितना है 91। एचसीएफ अपन ने ज्ञात किया है इसका कितना है 13, और एलसीएम अपन ने इसका ज्ञात किया है 182। तो 26 को अपन 91 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 2366, और 13 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी कितना आएगा 2366। अगर ये इक्वल आ रहा है तो अपने सत्यता की जांच इसकी सही है। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो सोल्व हो जाता है। अब अपन इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। उसमें अपने को 510 और 92। तो अपन इन दोनों का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ये 510 और ये 92। 510, तो 510 को अपन पहले 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये 255 बार। अब 255 के अंदर अपन 2 का भाग देंगे तो नहीं जा रहा, फिर अपन क्या करेंगे 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग देंगे तो ये कितनी बार चल जाएगा 8 बार, और एक बच गया तो ये 85 टाइम। 85 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो ये जाएगा 70 टाइम, और ये 70 से वापस 70 को डिवाइड कराएंगे 1 टाइम। अब 92 का अपने को सोल्व करना है। तो 92 को अपन 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये आएगा 46, और 46 को अपन 2 से डिवाइड कराएंगे तो 23, और 23 में ये 1 टाइम। अब देखिए 510 के गुणनखंड क्या हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 का गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2 गुणा 23। अब एलसीएम जब भी ज्ञात करना होता है तो जो अधिकतम घात होती है उसको लिया जाता है। तो यहाँ पे 2 की अधिकतम घात कितनी है 2, तो 2 की अपन लिख देंगे अधिकतम घात 2, 2 गुणा 2। अब आगे संख्या 3, फिर 5, फिर 17 और फिर 23। इन सबको अपन मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनको मल्टीप्लाई कराने पे आता है अपने पास 23460। अब एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अपने को कॉमन संख्या ढूंढनी होती है। तो इसमें कॉमन सिर्फ और सिर्फ इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। अब आगे कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो एचसीएफ अपने पास कितना आ गया 2। अब सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच अपने को ये लिखनी होती है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उनके
एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहली संख्या अपने कितनी है 510 और 510 को अपने को गुणा कराना है 92 से। एचसीएफ अपने पास है 2 और एलसीएम अपने पास है 23460। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास आ जाएगा 46920 और इनको भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 920, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। तो ये अपना क्वेश्चन इस प्रकार दूसरा भी सोल्व हो गया। अब अपन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब अपना क्वेश्चन नंबर है तीसरा। तीसरे क्वेश्चन के अंदर अपने पास है 336 और 54। इन दोनों का अपने को अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना है। ये 336 और ये 54। 336 के अंदर अगर अपन 2 का भाग दें तो पहले 3 में 1 बार जाएगा, 1 बचा, 13 हो गया तो 6 बार और ये 8 बार। अब वापस 2 का भाग देंगे इसमें तो ये 8 और ये 4। अब इसमें 2 का वापस देंगे तो कितने बार जाएगा 42। वापस 2 का देंगे तो ये जाएगा 21। अब 21 में 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा अपने पास 7 टाइम और 7 में 7 का भाग जाता है। ये अपने 333 का अभाज्य गुणनखंड। अब अपन 54 के अंदर 2 का भाग देते हैं तो ये 27 बार। 27 में अगर 2 का भाग देते हैं तो नहीं जाता है, तो 27 में 2 की जगह अपन किसका भाग देंगे अब अभाज्य संख्या 3 का। अब 3 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 9 बार। अब 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 बार और 3 में 3 का 1 बार। तो अपने पास 36 का अभाज्य गुणनखंड आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 54 का अपने पास अभाज्य गुणनखंड आया है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब सबसे पहले अपने को एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या की दोनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर है और उनकी अधिकतम घात को अपन लेते हैं। तो यहाँ 2 की घात 4 आ रही तो इसको ले लेते हैं 2 की घात 4। फिर संख्या आ रही 3, इधर 3 ही है, इधर 3 की पावर 3 है तो अपन 3 की पावर 3 ले लेंगे और इंटू में अपने पास 7 है तो ये 7 ले लिया। इन सबको अपन गुणा करवाएंगे तो ये तो हो गया अपने पास 16, ये हो गया अपने पास 27 और ये हो गया 7। इन सबको अपन मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मल्टीप्लाई कराने पे आता है अपने पास 3024। अब एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अपने को कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो इधर 2 आ रहा है कॉमन, इधर भी 2 आ रहा है तो ये 2 आ गया एक। तो इधर वापस 3 और 3 ये कॉमन है तो ये 3, तो अपने पास एचसीएफ आ गया 6। अब अपने को जांच करनी है सत्यता की। तो सत्यता की जांच के लिए अपने को संख्या लेनी 2, ए और बी। दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम अगर बराबर आता है तो अपना ये क्वेश्चन सही है, अदरवाइज अपन ने जो सोल्व किया वो गलत है। तो ए की वैल्यू है अपने पास 336 और बी की वैल्यू है अपने पास 54। एचसीएफ अपने पास आ रखा है 6 और एलसीएम आ रखा है अपने पास 3024। तो 6 को 3024 से अपन गुणा करते हैं तो ये आता है 18144 और इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18144। अर्थात इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड सोल्व हो जाता है और क्वेश्चन नंबर 2 अपना समाप्त हो जाता है। अब अपना क्वेश्चन नंबर है तीसरा। लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस बार अपने को सत्यता की जांच नहीं करनी, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके दिखाना है। पहला क्वेश्चन है अपने पास 12, 15 और 21। इन तीनों का अपने को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके दिखाना है। तो सबसे पहले इधर लिख लेते हैं अपन 12, ये 15 और ये अपना 21। 12 के अंदर 2 का भाग देते हैं तो 6 बार जाता है और 6 में 2 का भाग दिया तो 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार। अब अभाज्य संख्या हो गई तो अपन 12 को लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 15 को सोल्व करेंगे 2 का भाग तो जाएगा नहीं तो अगली अभाज्य संख्या है 3, 3 का भाग इसमें जाएगा 5 बार और 5 का भाग इसमें 1 बार। तो 15 को अपन क्या लिख लेंगे 3 गुणा 5। अब 21 के अंदर 2 का भाग जाता नहीं तो 3 का देंगे, 3 का भाग जाता है 7 बार और 7 में 7 का ही जाता है तो 1 बार। तो 21 को अपन क्या लिख लेंगे 3 गुणा 7। अब एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम में अपने को जिसकी घात अधिकतम है वो अपने को संख्या लिखनी होती है जो जोड़े के अंदर। देखो यहाँ 2 है तो 2 की पावर 2 गुण, यहाँ 3 एक बार आ रहा है, इधर भी एक बार आ रहा है, इधर भी एक बार आ रहा है तो ये 3 आ गया। इधर 5 एक बार आ रहा है, ये 5 और इधर अपना 7।
तो ये हो गया 4, 3, 5 और 7। अब देखिए इन सबको अपन मल्टीप्लाई करा देते हैं। 4 को 3 से करवाया 12, और 12 को 5 से करवाया तो कितना हो गया 60, और 60 को अपने को कितने से कराना है 7 से गुणा कराना है। तो 7 से गुणा कराएंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे 420। ये तो आ गया अपने पास एलसीएम। अब इधर याद कर देते हैं अपन एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब है अपने को इसमें कॉमन ढूंढना है। तो देखो इधर 2 आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। इधर 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, तो एचसीएफ अपना कितना आ जाएगा 3। इधर 5 आया परंतु इधर नहीं आ रहा है, इधर 7 आया तो इधर इन दोनों में नहीं आ रहा, तो ये अपना हो गया एलसीएम और एचसीएफ। अब अपन बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। अपना दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। अब तीनों संख्या अपने को दिखाई दे रही है, ये तीनों क्या है अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का जो अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वो कब वही आता है, क्योंकि ये तीनों क्या है अभाज्य संख्या। तो 23 में 23 का भाग देंगे तो भी एक बार जाएगा, और 29 में 29 का भाग ही जाएगा। तो अब एलसीएम जब ज्ञात करेंगे तो एलसीएम में तो ये तीनों संख्या आएंगी 17 इंटू 23 इंटू 29। इन सबको अपन मल्टीप्लाई कराते हैं तो अपने पास आ जाता है 11,339। अब ज्ञात करना अपने को एचसीएफ। तो एचसीएफ इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उसका मतलब होता है एक कॉमन है उसमें, तो अपना एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। अब दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब बढ़ते हैं अपन अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन अपने को दे रखा है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 इन तीनों का अपने को क्या ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो इनका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। इधर लिख देते हैं अपन 8, इधर लिख लेते हैं 9 और उधर लिख देते हैं अपन 25। पहले 8 के अंदर 2 का भाग जाता है 4 बार, 4 में 2 का भाग गया 2 बार, और 2 में 2 का 1 बार। तो 8 का अपने अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 9 के अंदर 2 का भाग तो जाता नहीं, तो 3 का देंगे। 3 का भाग गया इसमें 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार, तो 9 को अपन क्या लिख देंगे 3 इंटू 3। अब 25 है तो 25 के अंदर 5 का भाग जाता है 5 बार, और वापस 5 में 1 बार, तो 25 का अपन क्या लिख लेंगे 5 इंटू 5। अब एलसीएम याद करना है, तो एलसीएम के लिए अपन ने बताया है अगर संख्या सेम है तो उच्चतम घात ले लेते हैं, और संख्या सेम नहीं है तो वही संख्या लिख लेते हैं। तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 2। अब देखो 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, और इसका हो गया 9, और इसका क्या हो गया 25। अब इन तीनों को अपन क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो जो अपना आंसर आएगा वही इधर अपन लिख देंगे। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे अपने पास आएगा 1800। ये तो हो गया अपना एलसीएम। अब अपन ज्ञात कर लेते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ होता है इन सब में कॉमन आना। तो इन तीनों में भी अपने पास कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, और जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां कॉमन कितना होता है अपने पास 1। ये अपना हो गया इसका तीसरे का आंसर। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो समाप्त हो जाता है। अब अपन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नंबर है 4, उसमें अपने को दो संख्याओं का एचसीएफ का मान दे रखा है 9, और एलसीएम अपने को ज्ञात करना है। तो अपन ने शुरुआत में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल वो उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अगर दोनों संख्याएं पता है और एक या तो एलसीएम ज्ञात है या एचसीएफ ज्ञात है, तो अपन एक मान अपन निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है पहली संख्या अपने पास कितनी है 306, तो ए की वैल्यू अपने पास पड़ी है 306, और बी की वैल्यू भी अपने पास पड़ी है 657। अब अपने पास फॉर्मूला यही है कि दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी, उनका मान क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो a की वैल्यू तो 306 वो अपन ने लिख दिया, और b की जगह 657। एचसीएफ की वैल्यू अपने को 9 दे रखी है, और एलसीएम अपने को ज्ञात करना है। तो ये देखो 9 इसके गुणे में इधर आएगा, कहां आएगा भाग में आएगा। तो 306 इंटू 657 इसके डिवाइड में आ गया 9, बराबर में अपने को क्या ज्ञात करना है एलसीएम। 9 की टेबल से इसको काटेंगे, ये कटेगा 34 टाइम, और 34 को अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 22338। ये आ गया अपने पास एलसीएम। तो दो संख्याओं का एलसीएम अपने को पूछा था,
तो एलसीएम किस किस संख्या का आया? 306 और 657 का एलसीएम अपने पास आ गया है 22338। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो भी समाप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर अपना है 5, लिखा हुआ है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? तो अपने को संख्या दे रखी है प्राकृत संख्या, n का अपने को मान ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करना, देखो n का मान क्या दे रखा अपने को? प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक ये संख्याएं चलेगी। अगर अपन 6 की पावर 1 रखते हैं तो कितना आएगा? 6। 6 की पावर अपन 2 रखते हैं तो आता है 36। 6 की पावर 3 रखते हैं तो क्या आता है? 216। तो निरंतर इकाई अंक क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। और अपना नियम है कि अगर कोई संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड किए जाए और अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप में आए उसका, तो वो 0 पे समाप्त हो सकती है, अदरवाइज वो 0 पे समाप्त नहीं होती है। तो 6 का अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 6 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे अपन तो वो क्या आएगा? 2 × 3 इसकी पावर n। अर्थात कहने का मतलब है इसमें 5 इसमें नहीं आ रहा है तो 5 नहीं आएगा, 2 × 5 के गुणनफल के रूप में नहीं आता है अभाज्य गुणनखंड, तो वो 0 पे समाप्त नहीं होती है। तो अपन क्या लिखेंगे? अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड दो गुणा 5 के रूप में नहीं है। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी समाप्त हो जाता है। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है। तो भाज्य और अभाज्य इन संख्याओं के बारे में जानना अपने को। तो भाज्य संख्या है उसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं? 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड। और जो अपनी अभाज्य संख्या होती है तो अभाज्य संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो स्वयं और एक होता है 1। इसके अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। तो कहने का अर्थ है इनको अगर अपन सरल करेंगे और 2 से अधिक गुणनखंड आ गए तो वो क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगी। तो सबसे पहले लेते हैं अपन 7 × 11 × 13 + 13। तो देखो यहाँ पे 13 यहाँ पे 13, तो 13 अपन कॉमन ले लेते हैं तो इधर क्या बच गया? 7 × 11 प्लस में 1, ये कॉमन आने के बाद 1 बच गया इधर। अब 13 के 13 ब्रैकेट, 7 को 11 से गुणा किया तो 77 प्लस 1, तो ये क्या हो गया? 13 × 78। अब एक अपने को दिखाई नहीं देता, वो छुपा हुआ होता है, साथ में गुणा में क्या है? एक भी है। तो कहने का क्या? 1 2 और 3 गुणनखंड हो गए। तो 2 से अधिक गुणनखंड है तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। तो अपन क्या लिख देंगे? ये भाज्य संख्या है। अब दूसरा क्वेश्चन है अपने पास 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब यहां से 5 और यहां से 5 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या बच गया? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और इधर 5 कॉमन आने पे क्या बच गया? 1। तो ये 5 के तो 5 ब्रैकेट में। 7 को 6 से गुणा कराएंगे तो 42 और 42 को 2 से गुणा कराए तो कितना हो गया? 84। 84 को 3 से गुणा कराए तो ऐसे करके सारी संख्याओं को गुणा कराने पे अपने पास आता है 1008 प्लस में इधर क्या है? 1। तो देखो 5 ब्रैकेट में क्या हो गया? 1008 और एक कितना हो गया? 1009। तो देखो गुणनखंड कितने हो गए? एक तो 5 आ गया, एक 1009 आ गया और एक छुपा हुआ एक। तो कहने का इसके भी कितने हो गए? 3 गुणनखंड हो गए, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। तो ये भी क्या है? भाज्य संख्या है। तो अपन बता सकते हैं कि संख्या 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2
इंटू 1 प्लस 5, ये दोनों संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अंतिम क्वेश्चन है अपना सातवां क्वेश्चन बोल रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन ने अपने को बताया है कि दो लोग हैं, एक तो अपने पास है सोनिया, वो इस पथ पे चक्कर लगाना शुरू करती है, और दूसरा है अपने पास रवि। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है, जबकि रवि को अपने को इसका चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है। ये दोनों एक ही समय पे शुरू होते हैं चक्कर लगाना, तो अपन बता देते हैं ये एक वर्ताकार पथ है। यहां से सोनिया रवाना होती है, उसको समय लगता है 18 मिनट का, और रवि भी इसी स्थान से शुरू होता है और उसको समय लगता है 12 मिनट का। तो ये बोल रहे हैं कि भाई कि यहाँ से दोनों एक साथ शुरू हुए, ये तो 12 मिनट में पहुंच गया, इसको 18 मिनट का समय लगा, तो ये पुनः अपने इस प्रारंभिक स्थान पे कब मिलेंगे। जब पुनः दोनों एक स्थान पे मिलने की बात आएगी, तो अब इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, एलसीएम ज्ञात कर देंगे। तो 18 और 12 का अपन एलसीएम ज्ञात करते हैं, और जो एलसीएम आएगा उतने समय बाद ये मिलेंगे। तो 2 से अपन इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 9 टाइम। अब 9 तो 2 से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 टाइम, और 3 में 3 का 1 टाइम। अब 12 को अपने को डिवाइड करना था, 12 को अपन 2 से भाग देते तो कितना 6 बार, 2 से भाग देते तो 3 बार, और 3 का भाग 1 बार। तो अपने पास 18 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 का अपने पास अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3। तो एलसीएम ज्ञात करने का तरीका कि जो संख्या है जो अपने अधिकतम घात आती है वो अपन लेते हैं। तो यहाँ 2 की घात 1 आ रही है, इधर 2 की घात 2 आ रही है, तो 2 की घात 2, इधर 3 की घात 2, और इधर 3 की घात 1, तो 3 की घात 2। 2 की पावर 2 होती है 4, और 3 की पावर 2 9, तो 4 और 9 मल्टीप्लाई होते हैं तो कितना हो जाते हैं 36। तो सोनिया और रवि 36 मिनट बाद अपने पुनः प्रारंभिक पथ में मिलेंगे। तो अपन लिख देते हैं सोनिया व रवि 36 मिनट पश्चात उसी स्थान पर मिलेंगे। इसी के साथ अपनी प्रश्नावली नंबर 1.1 समाप्त हो जाती है, और अब अपने अगले वीडियो के अंदर प्रश्नावली नंबर 1.2 को शुरू करेंगे। धन्यवाद।